भी ऑफिसर यह वारंट इशू करेगा उसको अपनी फाइल पर रीजंस टू बिलीव लिखने पड़ेंगे। कई बार होता है कि ठीक है वारंट इशू कर दिया, अपनी इंटरनल फाइल है अपन कल लिख लेंगे। यहाँ पर जीएसटी के प्रावधान इनकम टैक्स के प्रावधान से थोड़े से भिन्न है। नमस्कार साथियों। दोस्तों, जीएसटी सर्च के दौरान आप किन बातों को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से या अपील में फायदा उठा सकते हैं, आज का सेशन इसी टॉपिक पर आधारित है। सर्च के सभी स्टेप्स यहाँ हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक स्टेप पर ऑफिसर के क्या दायित्व है और अगर वे अपने दायित्व का पालन नहीं करते हैं तो आप किस तरह से उसको एक पॉइंट बनाकर आगे अपील में या रिट में फायदा उठा सकते हैं, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्च के दौरान सर्च प्रीमाइसेस में जो कोई भी व्यक्ति होते हैं उनकी जो आज़ादी होती है वह बाधित हो जाती है और हमारे संविधान में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का मूलभूत अधिकार हमको दिया गया है। तो जब भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जाती है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो उसको सजा के प्रावधान है ही, और अगर सरकारी अधिकारी द्वारा अगर किसी भी तरह से स्वतंत्रता बाधित की जानी है तो उसके लिए उसको एक कारण बताना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में उसको ऐसा लगा कि उसको संबंधित व्यक्ति की को जो है निरुद्ध करना पड़ा, बाधित करना पड़ा। तो इसीलिए जो है सेक्शन 67 जो हमारे जीएसटी एक्ट का है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी ऑफिसर सर्च वारंट इशू करेगा, जिसे जीएसटी में सर्च ऑथराइजेशन कहते हैं, जनरल पार्लेंस में अपन लोग वारंट शब्द का यूज करते हैं, तो जो भी ऑफिसर यह वारंट इशू करेगा उसको अपनी फाइल पर रीजंस टू बिलीव लिखने पड़ेंगे कि किन परिस्थितियों में उसको यह सर्च वारंट जारी करना ठीक लग रहा है। और ये जो रीजंस टू बिलीव हैं वो मेयर सस्पेक्ट कर रहा है वो कि हो सकता है कि वहाँ पे कर चोरी से संबंधित कोई कागजात मिले किसी भी प्रीमाइसेस में जहाँ के लिए वो सर्च वारंट इशू कर रहा है, तो ये इसमें उसके पास कॉन्क्लूसिव प्रूफ होना चाहिए, उसके पास आधार होना चाहिए, एक सॉलिड आधार होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए जिस पर उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पर टैक्स चोरी से संबंधित कोई चीज मिल सकती है। इस तरह की जो व्यवस्था है इसको और सॉलिड बनाने के लिए सेक्शन 67(12) में यहां तक कहा गया है कि कमिश्नर या उनके द्वारा ऑथोराइज कोई भी अधिकारी किसी टैक्सेबल पर्सन के यहाँ जाकर कोई खरीद कर सकता है और उस समय वो वेरीफाई कर सकता है कि उसने बिल दिया या नहीं दिया, और अगर उसको सामान वापस दिया तो उसने उसकी प्रॉपर एंट्री की या नहीं की, या उसने वहां पर कोई भी फर्जीवाड़ा किया तो उसको वो रिकॉर्ड पर ले सकता है और इस आधार पर भी जाके सर्च वारंट मांग सकता है। अच्छा, जीएसटी एक्ट में सेक्शन 67 में सर्च संबंधी कंप्लीट प्रोसेस पर प्रोविजंस दिए गए हैं और रूल 139 में इन प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कैसे करना है इस पर डिटेल में रूल्स बनाए गए हैं और डिफरेंट फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं। साथ ही सीबीआईसी द्वारा भी इस संबंध में 2 फरवरी 2021 को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें सीआरपीसी के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि कोई भी सर्च से संबंधित, अरेस्ट से संबंधित यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोई भी हो, उसमें अगर जो लॉ है साइलेंट है, मान लीजिए जीएसटी एक्ट कहीं साइलेंट है तो वहां पे सीआरपीसी के प्रावधान ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। तो सीबीआईसी ने 2 फरवरी 2021 को सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें सीआरपीसी के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई है। इसके साथ ही विभिन्न हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस दिए हैं। इन सभी को सम्मिलित करते हुए जीएसटी सर्च संबंधी प्रावधानों को हम प्रोसीजर में लेते हुए स्टेप बाय स्टेप अब समझे। दोस्तों, सर्वप्रथम सेक्शन 67(1) में यह प्रावधान किया गया है कि जॉइंट कमिश्नर या उनसे ऊपर के स्तर का कोई अधिकारी सर्च वारंट या जो मैंने आपको बताया सर्च ऑथराइजेशन जारी कर सकता है, जो कि फॉर्म जीएसटी INS 01 में जारी किया जाता है, और यह जारी करने से पहले संबंधित अधिकारी जो यह ऑथराइजेशन लेटर या सर्च वारंट जारी कर रहा है उनको अपनी फाइल पर रीजंस टू बिलीव लिखना होगा
जिसमें उनको यह वारंट जारी करने का कारण या ग्राउंड डिटेल में लिखने होंगे। कई बार ऑफिसर द्वारा अपनी फाइल में कारण लिखे बिना ही सर्च वारंट इशू कर दिया जाता है, जो समस्त कार्रवाई को वॉइड अब इनिशियो कर देता है, यानी शून्य बना देता है। परंतु क्योंकि यह डिपार्टमेंट का इंटरनल फाइल पर लिखा जाता है, तो इसकी कॉपी हमको बहुत बाद में मिल सकती है आरटीआई के द्वारा, या हम जब भी मांगे, जब हमारा कंक्लूड हो जाए, सारी प्रोसीडिंग्स ऑर्डर हो जाए, उसके बाद अपील में या रिट पिटीशन के लिए हम लोग इसकी कॉपी मांग सकते हैं। और अगर उसमें अधिकारी ने कोई गलती की हो, कई बार होता है कि ठीक है वारंट इशू कर दिया, अपनी इंटरनल फाइल अपन कल लिख लेंगे, ग्राउंड्स वगैरह जो भी लिखने हैं, और वो फाइल वैसे ही रह जाती है, तो आप ये मानिए ये एक बहुत सॉलिड कारण होगा कि जो भी सर्च प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें जो भी जब्ती हुई है, उसमें जो भी तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, वो सब शून्य करार दे दिए जाएंगे, वॉइड अब इनिशियो हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सर्च वारंट या ऑथराइजेशन लेटर के साथ वह अधिकारी जिसको ऑथराइज किया गया है अपनी टीम के साथ आपके एड्रेस पर पहुंचता है। अधिकारी अपनी मनमानी नहीं करे, इसलिए कम से कम 2 स्वतंत्र गवाहों को संपूर्ण सर्च कार्रवाई में विटनेस करने के लिए साथ रखना अनिवार्य होता है। ये गवाह न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, न टैक्सेबल पर्सन के एम्प्लॉय या रिश्तेदार हो सकते हैं। इनका स्वतंत्र होना जरूरी है। कॉमनली इन गवाहों को पंच कहते हैं। अब यहीं से हम लोग सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 105 में सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 100 में यह प्रावधान है कि सर्च के दौरान जो गवाह होंगे वे सर्च एरिया के ही संबंधित एवं स्वतंत्र निवासी होने चाहिए। सर्च एरिया मतलब लोकेलिटी के, लोकल वहीं के जहाँ पे सर्च हो रही है। अगर अधिकारी को ऐसे गवाह नहीं मिलते हैं या गवाह सर्च प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मना कर देते हैं, तब अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह अन्य लोकेलिटी से गवाहों को बुला सकता है और सर्च शुरू कर सकता है। परंतु जनरली अधिकारी गवाहों को अपने साथ ही लाते हैं, और केवल एक इस आधार पर रिट के माध्यम से आप इस संपूर्ण सर्च प्रक्रिया को अवैध करार करवा सकते हैं। क्योंकि अधिकारी के साथ गवाह का आना प्राइमा फेसी यह इंडिकेट करता है कि जो गवाह है वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अधिकारी के प्रभाव में है। अगर आपके प्रेमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें गवाह के सर्च टीम के साथ आने का, जैसे वो उनकी गाड़ी में बैठकर आया है, तो आप इस वीडियो को सुरक्षित रख सकते हैं, जो बाद में इस आधार पर सर्च कार्यवाही को अवैध घोषित करवाने में आपकी मदद कर सकती है। दूसरी चीज, आपके प्रेमाइसेस में एंटर करने पर जो कोई भी व्यक्ति उस प्रेमाइसेस में इंचार्ज है, यानी पर्सन इंचार्ज बोलते हैं इसको, वह आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका अकाउंटेंट हो सकता है। आप खुद वहां मौजूद हैं तो आप पर्सन इंचार्ज रहेंगे ही, और आपके कोई रिश्तेदार अगर है, कोई जो भी जवाब देने की स्थिति में है, वो आपके पर्सन इंचार्ज हो जाएंगे, वहां पे इंचार्ज की पोजीशन पर आ जाएंगे, जिनको एड्रेस करते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सर्च टीम के सभी अधिकारी सर्वप्रथम अपना आईडी कार्ड दिखाकर आपको अपना परिचय देंगे। उसके पश्चात सर्च टीम के सभी सदस्य एवं गवाह अपनी पर्सनल तलाशी लेने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे, जिससे टैक्स पेयर के मन में यह संदेह नहीं रहे कि कहीं वो साथ में कोई ऐसा कागज या ऐसा डॉक्यूमेंट तो लेकर नहीं आए हैं जो टैक्स पेयर के खिलाफ बाद में यूज किया जा सकता हो। तो इसलिए वह अपनी तलाशी देने के लिए आमंत्रित करेंगे, और वो चाहे तो उनकी तलाशी ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा कागज जो उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है वो उनके पास नहीं है। उसके बाद सर्च ऑथराइजेशन आपको, यानी जो भी पर्सन इंचार्ज है, उसको दिखाया जाएगा, और इस पर उसके साइन लिए जाएंगे और तारीख एवं समय भी अंकित करवाया जाएगा। तारीख और समय अंकित करने के बाद ये वारंट एग्जीक्यूट हो जाता है और सर्च शुरू हो जाती है तुरंत इसी समय से। यहां भी आप थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं, जो आपके बाद में बहुत काम आ सकती है। अधिकारी आपको ऑथराइजेशन लेटर या वारंट देगा नहीं, ना उसकी कॉपी देगा, परंतु आप इस लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ते हुए एड्रेस का लिखा हुआ है इसको ढंग से देख लें।
कई बार एड्रेस गलत लिखा हुआ होता है और अगर ऐसा है तो संपूर्ण सर्च कार्यवाही कोर्ट द्वारा शून्य करार दे दी जाएगी। इनकम टैक्स पे तो क्या होता है, अगर एड्रेस गलत भी है या दूसरे एड्रेस पे सर्च करनी है तो वारंट तुरंत इशू हो जाता है, परंतु जीएसटी में ऐसा नहीं है। जिस एड्रेस का वारंट इशू हुआ है, अगर उस एड्रेस की जगह कहीं और सर्च टीम चले जाती है और वहां पर सर्च शुरू कर देती है तो वो इलीगल होता है। जिस परिसर का ऑथराइजेशन मिला है उसका एड्रेस पूरा एवं साफ लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एड्रेस लिखा हुआ नहीं है या गलत लिखा हुआ है तो आप अधिकारी को बोल सकते हैं कि यह वारंट इस प्रेमाइसेस के लिए नहीं है जहां आप सर्च कर रहे हैं। और अगर अधिकारी आपकी बात को अनसुना करते हुए अपनी कार्यवाही जारी रखते हैं तो कार्यवाही के अंत में जब उनके द्वारा पंचनामा तैयार किया जाता है उस समय पंचनामे की एक कॉपी आपको दी जाती है और आपके साइन लिए जाते हैं। तो साइन करते समय आप अधिकारी की कॉपी पर भी और अपनी कॉपी पर भी जो है यह लिख सकते हैं कि अधिकारी ने बिना किसी अथॉरिटी के यह सर्च कार्यवाही की है। ऑथराइजेशन लेटर में जो एड्रेस दिया गया है वह अलग है, अतः पंचनामे पर साइन अंडर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आपका केवल इतना सा काम आपको आगे बहुत बड़ा बेनिफिट दिलवा सकता है। अगर सर्च रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की है तब कम से कम एक महिला अधिकारी का सर्च टीम में होना अनिवार्य है। एक बहुत ही आम प्रश्न लोगों द्वारा पूछा जाता है कि जीएसटी सर्च के दौरान क्या बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते जो उस प्रीमाइसेस में उस समय मौजूद है। तो इसका आंसर है कि सर्च टीम बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकती है, वह बच्चों को स्कूल भेज सकती है और उनका बैग टिफिन वगैरह चेक कर सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं उनके बैग में रखकर बाहर भेज दिया गया है। तो बच्चों की जो टिफिन बैग जेब वगैरह की तलाशी लेने के बाद उनको स्कूल भेजने की मनाही नहीं कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी रिवाज के कारण महिलाएं पर्दा रखती हैं या पब्लिक में नहीं आती हैं तो ऐसी महिलाएं सर्च शुरू होने से पहले ही उस प्रीमाइसेस को छोड़कर जा सकती है। अब सेक्शन 67(2) में सीजर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब यहाँ पर तो हो गया सर्च टीम एंट्री करिए आपके यहाँ, अब वो उसके बाद क्या क्या काम करेंगे, वो आपके यहाँ तलाशी लेंगे, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा मिलता है जो जिस पर उनको शक होता है तो वो उसको जब्त कर सकते हैं। आपका गुड्स कोई अनअकाउंटेड मिलता है तो उसको जब्त कर सकते हैं। और कुछ भी वो उनको अलमारियां वगैरह जो है सारी जांच करने का अधिकार है और अगर आप उसमें अलमारी की चाबी वगैरह नहीं देते हो तो वो उसको ताला तोड़ सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं। उनको तमाम अधिकार है अपनी जांच को पूरा करने के लिए। तो सेक्शन 67(2) में सीजर से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सीजर मेमो फॉर्म INS 02 में बनाया जाता है। ऑफिसर गुड्स, डॉक्यूमेंट्स या अन्य कोई चीज सीज कर सकते हैं और अगर संबंधित गुड्स, डॉक्यूमेंट्स या अन्य कोई वस्तु सीज करने के लायक नहीं है तो फॉर्म INS 03 में ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन भी दे सकते हैं, जिसमें संबंधित डॉक्यूमेंट, गुड्स या वस्तुओं को स्थान से हटाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। सबसेक्शन 4 ऑफिसर को किसी भी दरवाजे को सील करने या तोड़ने का अधिकार देता है। अगर पर्सन इंचार्ज संबंधित अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स आदि की चाबी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसको यह अधिकार है कि वो उसको ताले को तोड़ सकता है या उसमें सील लगा सकता है। अब यहाँ पर पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या जीएसटी सर्च के दौरान अफसर मोबाइल फोन जब्त कर सकते हैं या मोबाइल का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि अफसर द्वारा मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर और कई सारी ऐप्स पर बिल आदि भेजे जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की तरह पासकोड या पासवर्ड नहीं बताने पर जीएसटी में जेल का प्रावधान तो नहीं है, परंतु यह आपके अगेंस्ट जा सकता है क्योंकि जीएसटी ऑफिसर द्वारा तब फोन को किसी एक्सपर्ट की सहायता से खुलवाया जाएगा और प्रोसीडिंग्स में नॉन कोऑपरेशन की श्रेणी में आपके व्यवहार को डाला जाएगा। अगर आपका फोन जब्त किया जा रहा है तब आप हैश वैल्यू जनरेट करने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं जिससे आपके फोन में किसी भी तरह का चेंज ऑफिसर द्वारा नहीं किया जा सके। मोबाइल फोन जब्त करने की स्थिति में ऑफिसर का यह दायित्व है कि वह सीजर मेमो या इन्वेंट्री लिस्ट में आपके फोन का मेक, मॉडल, IMEI नंबर साफ तरह से अंकित करें।
मोबाइल फोन को अन्य रिकॉर्ड्स की तरह बहुत अधिक समय तक अधिकारी द्वारा नहीं रखा जा सकता। केवल उतने समय तक ही फोन रख सकते हैं जितना समय डेटा की जांच के लिए जरूरी है। सर्च के दौरान किसी भी व्यक्ति के बयान भी लिए जा सकते हैं या ऑन द स्पॉट समन इशू किए जा सकते हैं या बाद में भी समन्स इशू किए जा सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को डिपार्टमेंट में आकर बयान देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के लिए आप सर्च के दौरान भी डिमांड कर सकते हैं और सर्च के बाद भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी को अगर ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देने के लायक नहीं है और वो इन्वेस्टिगेशन को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं आपको। बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जो गुड्स सीज किया गया है उसको गुड्स के वैल्यू के बराबर के बॉन्ड पर जो फॉर्म INS 04 में बना होता है एवं जो एप्लीकेबल टैक्स है उस गुड्स पर उसके बराबर अमाउंट की बैंक गारंटी देने पर गुड्स रिलीज कर दिया जाता है। अगर गुड्स पेरिशेबल है यानी जल्दी खराब होने वाला है या उसको स्पेशल स्टोरेज की जरूरत है या वो खतरनाक प्रकृति का है तो टैक्स पेयर द्वारा गुड्स की मार्केट वैल्यू या उस पर संभावित टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट, इन दोनों में से जो भी कम हो वो अमाउंट जमा करवाकर वह उस वाले माल को छुड़वा सकता है, पेरिशेबल गुड्स वाले माल। अब अगर वो नहीं छुड़वाता है, ऑफिसर को यह अधिकार है कि वह मार्केट में उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है जिससे वह खराब नहीं हो। ऑर्डर ऑफ रिलीज जो गुड्स का बनाया जाता है वो फॉर्म INS 05 में बनाया जाता है। अब ये सारी कार्यवाही होती है सर्च के दौरान, जो जो चीजें आपको बताई है वो सारे काम होते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, सर्च की कार्यवाही पूरी होने पर अधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार किया जाता है जिसके साथ सीज किए गए माल इत्यादि की भी अनेक्षर लगाए जाते हैं एवं पंचनामा और अनेक्षर की कॉपी वहां पे जो भी पर्सन इंचार्ज है प्रीमाइसेस में उसको दी जाती है और उसके साइन करवाए जाते हैं और समय और तारीख भी डलवाई जाती है। तो जब आपसे सर्च वारंट पर समय और तारीख डलवाया गया था और साइन करवाया गया था तब से तो सर्च शुरू होती है और यह जो समय और तारीख आप डाल देते हैं इस पर पंचनामे पर तब सर्च कंक्लूड हो जाती है। उसके बाद सर्च की प्रोसीडिंग मतलब वो जो वारंट उसको मिला हुआ है वो इफेक्टिव नहीं रहता है उसके बाद। तो इस टाइम डालने के बाद अगर अधिकारी कोई भी कार्यवाही उस प्रीमाइसेस में करता है तो वो सब इलीगल है। एक बार पंचनामे पर आपके साइन लेने के बाद समय डालने के बाद उसके बाद 1 मिनट बाद भी कोई भी कार्यवाही जो की जाती है वो सब इलीगल होती है। अधिकारी को अपनी टीम के साथ तुरंत वो प्रीमाइसेस छोड़ देने होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, इस पंचनामा पर साइन करते समय आपको जो भी इरेगुलरिटीज जैसा मैंने ऊपर बताया तो वह आपको यहाँ डिटेल में लिख देना चाहिए जिससे भविष्य में जब आपके खिलाफ केस बनाया जाए तब यह इरेगुलरिटीज आपको आपके बचाव में काफी लाभ देगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि कार्यवाही के दौरान अगर कोई भी स्टेटमेंट लिया गया है तो स्टेटमेंट के प्रत्येक पेज पर स्टेटमेंट देने वाले और ऑफिसर, स्टेटमेंट लेने वाले ऑफिसर दोनों के साइन होने चाहिए जिससे ऐसा नहीं हो कि बाद में बीच का कोई भी पेज गायब कर दिया जाए या आपके अगेंस्ट कुछ और स्टेटमेंट लिखकर जो है साइन कर ले। तो हर पेज पर आपके साइन होने जरूरी है, पेज नंबर डले हुए होने चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर एक GST सर्च में आराम से आप सामना कर सकते हैं। आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया है कि GST सर्च का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसमें आपके अधिकार क्या होते हैं, उसमें अधिकारी के दायित्व क्या होते हैं और अधिकारी द्वारा अगर किसी भी तरह की अपने प्रोसेस को में मनमानी की जाती है तो उसको आप पंचनामे पर साइन करते समय जरूर से लिख दें और उसमें लिख दें अंडर प्रोटेस्ट मैं साइन कर रहा हूं। यह अधिकारी की कॉपी पर भी लिखें और खुद की कॉपी पर भी लिख लें जिससे भविष्य में जब आप इसमें अपील में या कोर्ट में जाएंगे तो तब आपको यह सबूत के तौर पर बहुत लाभ देने वाला है।